नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र और झारखंड में आज प्रचार की आखिरी तारीख है। आज शाम को 5 बजे के बाद दोनों ही राज्यों में प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं 288 सीटों पर, जबकि झारखंड में ये दूसरे चरण का मतदान है। वहां पर झारखंड में 38 सीटों पर आज मतदान है और 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुके हैं। इसके अलावा 10 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव में प्रचार की आज आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख के बाद इन चुनाव में बिल्कुल मुद्दे भी स्पष्ट हो गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर एक साफ हो गया है कि किन मुद्दों पर दोनों ही गठबंधन यानी महायुति और इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार कार्य के आखिरी दिन और अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार कार्य से दूरी, गृह मंत्री अमित शाह की वहां से दूरी, प्रचार कार्य में शामिल न होना, इसके अलावा जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नारों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वो भी इस चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन नारों की जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं उन नारों के बारे में चर्चा की, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। अब से कुछ देर पहले उसकी हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे, उसको महायुति गठबंधन के घटक दलों ने ही काट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही महाराष्ट्र में काट दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी काट में एक नया नारा गढ़ा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस नारे की व्याख्या किस तरह से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने की, वो आप एक बार हम उसको देखेंगे। उसके बाद वहां पर राहुल गांधी ने क्या कहा और किन महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, क्या सवाल रहे और क्या जवाब रहे, उस पर उन्होंने क्या कहा, उसको देखेंगे। लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे की व्याख्या राहुल गांधी ने किस तरह से की, उन विजुअल्स को अगर हम देखें तो ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राहुल गांधी ने की और जो नारा है उसके बाद वो एक तिजोरी खोल रहे हैं और वहां से कुछ निकाल रहे हैं, उसको आप देखेंगे। और निकालने के बाद एक पोस्टर निकल रहा है, यानी तिजोरी खोलने पर अमलेंदु जी एक पोस्टर निकल रहा है, नीचे लिखा है एक है तो सेफ है और तस्वीरों में कुछ खास दिख रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी दिख रहे हैं। और एक दूसरा भी पोस्टर है, इसकी चर्चा अभी उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की भी है। ये मुंबई के उस धारावी इलाके का है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और इसको लेकर वहाँ शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसने कहा है कि जो धारावी प्रोजेक्ट है उसको उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ी चर्चा है इस धारावी प्रोजेक्ट की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालों के जवाब दिए, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उन बातों को एक बार सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने। और पूरा का पूरा महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी उसी रास्ते की ओर ले जा रहा है और जो नारे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उन नारों पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और महायुति गठबंधन के भीतर भी एक तरह का एक विरोध बना हुआ है, उथल पुथल मची हुई है उन नारों को लेकर। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये नारे नहीं चलेंगे, जिसको महायुति गठबंधन के घटक दलों ने भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने कहा है। एक बार सीधे रुक करते हैं जो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या बातें कही हैं, किन मुद्दों की चर्चा की है जो महाविकास अघाड़ी के लिए महत्वपूर्ण है और जिन मुद्दों पर वो वहां पर चुनाव लड़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी, ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये
स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। तो ये इस नारे को लेकर किस तरह से वो नारा है, और एक है तो सेफ है, वो प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी एक साथ दिख रहे हैं, और दूसरे पोस्टर में उस धारावी प्रोजेक्ट का मैप बना हुआ है, उसका नक्शा बना हुआ है, जिस धारावी प्रोजेक्ट की काफ़ी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उससे लाखों लोगों को विस्थापित करने की योजना है, और उस धारावी प्रोजेक्ट को गौतम अडानी को दिया गया है, जिसकी बात कही है शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने, कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अमलेंदु जी, साफ है कि कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और अभी जब हम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुनेंगे उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये महाराष्ट्र के जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे उनको किस तरह से गुजरात को दिया गया। बिल्कुल समीर जी, आज राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और बीजेपी पर हमला बोला है जी। और ये बताया है, एक तरीके से कहा जाए कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरीके से अडानी और गुजरात केंद्रित चुनाव हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी उसके केंद्र में है। उन्होंने बाकायदा एक सूची भी आप बताई, उनको दी पत्रकारों को, कि जिसमें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात ले जाए गए हैं। ये भी उन्होंने एक सूची में कहा कि हम आपको देते हैं, वो सूची उन्होंने दी पत्रकारों की, कौन कौन से प्रोजेक्ट ले जाए गए। दूसरा, किस तरीके से धारावी की ज़मीन छीनकर अडानी को दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, इस पर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और कहा कि जो चूँकि अडानी का यहाँ स्टेक लगा हुआ है, यानी एक तरीके से गुजरात और अडानी जो है वो महाराष्ट्र चुनाव के केंद्र में आ गए हैं। बिल्कुल। दूसरा समीर जी, ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि विदेश में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आकर या महाराष्ट्र में आकर राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। अब वो वहाँ से जो वार करेंगे वो देखा जाएगा कि वो क्या पलटवार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से हमले बोले हैं और जो मुद्दे उठाए हैं और जो तिजोरी सामने रखकर उन्होंने किया, समीर जी, सबसे ज़्यादा ये था बिल्कुल नाटकीयता जो है वो किस तरीके से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे की हवा निकाली जो है कि एक है तो सेफ है, तो बताया कि सेफ जो है, जैसे कल प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि सेफ है कि अंग्रेजी में 2 अर्थ होते हैं, तो सेफ है कि सुरक्षित है, दूसरा एक सेफ जो है वो अलमारी होती है जिसमें सब कुछ सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सेफ जो है ये अडानी जी के लिए है, अडानी जी के लिए सेफ है इसमें, और ये अडानी इसमें सेफ है। तो यही राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक है तो सेफ है। किस तरीके से एक है तो सेफ है, ये सेफ ला के रखी, और इसके अंदर सेफ है तो अंदर से पोस्टर निकल रहे हैं, वो क्या निकल रहे हैं, तो वो अडानी और मोदी के संयुक्त पोस्टर वहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल, इस तिजोरी से पोस्टर निकालने के बाद पत्रकारों से जो बात की, जो बातें कही हैं राहुल गांधी ने, एक बार उनको सुनते हैं। और वो इस तरह से जो महाविकास अघाड़ी का, कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा है उसको भी बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं। आज जबकि प्रचार कार्य की आखिरी तारीख है, आज शाम को प्रचार कार्य वहां बंद हो जाएगा। सुनते हैं राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है, और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं, और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा।
सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी, फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए, कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे, वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, एमआरआई की जरूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे हैं महाविकास अघाड़ी के, कांग्रेस पार्टी के जो वादे किए गए हैं और जो चुनाव के बाद वहां पर जो चीज़ें लागू करने की बातें कही गई हैं, उनका जो गारंटी दी गई है, उनकी चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नारों को, ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, उन्होंने जो एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां दिया और इसको लेकर अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए जिसमें केवल प्रधानमंत्री की तस्वीर और पूरे एक पेज के विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर और ये नारा लिखा हुआ था। लेकिन उस नारे को कौन सेफ है, किस तरह से सेफ है, वो बताने की कोशिश की राहुल गांधी ने। और लगातार इस बात को वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है, महाराष्ट्र बनाम गुजरात, उसकी भी चर्चा राहुल गांधी ने की और कहा उन्होंने कि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स की एक सूची है जो उन्होंने पत्रकारों को उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा ये सारे प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र के लिए थे वो गुजरात को दे दिए गए। महाराष्ट्र बनाम गुजरात की लड़ाई वहां पर इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसके अलावा जो मराठी अस्मिता है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने का मामला है, जो कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो प्रतिमा थी। 1 साल के भीतर ही वो एक हवा के झोंके से गिर गई। इसको वहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। भले ही उसको लेकर प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने के तरीके को भी वहां पर महाविकास अघाड़ी ने एक बड़ा मुद्दा उसको बनाया है। तो ये मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की परियोजनाओं को गुजरात ले जाने का जो मुद्दा है, वो सारे मुद्दे वहां पर इन नारों की काट में एक बड़े मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, जहां जो महाविकास अघाड़ी लेकर चल रहा है। बटोगे तो कटोगे, एक जो योगी आदित्यनाथ का नारा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी महाराष्ट्र में काफी गतिरोध है, अंतर्विरोध है और उसकी बीजेपी के कई नेता लगातार आलोचना कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। तो ये एक जो चीजें दिखाई दे रही हैं, तस्वीर जो दिख रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, अमलेंदु जी, वो बिल्कुल स्पष्ट होता दिखाई पड़ रहा है कि महायुति गठबंधन के पास मुद्दे क्या हैं और महाविकास अघाड़ी किन मुद्दों पर उसको चुनाव लड़ने पर विवश कर रही है। अब बिल्कुल समझिए, आपने सही कहा कि महायुति जो है वो तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारे के तहत लड़ रही है, और महाविकास अघाड़ी जो है वो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर आ रही है सामने। और महाविकास अघाड़ी ने मुद्दे साफ कर दिए। राहुल गांधी ने आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर बताया कि उनके मुद्दे क्या हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो, राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे राहुल गांधी ने साफ बताया। और उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देंगे, महिलाओं
को फ्री बस की सुविधा मिलेगी, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, सोयाबीन पर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी होगी, कपास के लिए फेयर MSP होगी, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना होगी, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपये की मदद मिलेगी और 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये साफ तौर पे घोषणा कर दी राहुल गांधी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं है। उनकी तरफ से नारे वही दिए जा रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो किसको बांटना चाहते हैं, किसको काटना चाहते हैं और किसको एक रख के किसको सेफ रखना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बहरहाल समीर जी, महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के मुद्दे स्पष्ट हैं। यानी महायुति भारतीय जनता पार्टी का विभाजन का एजेंडा है, महाविकास अघाड़ी जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच। जी बिल्कुल अमलेंदु जी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और इस नारे को लेकर उन्होंने भी आलोचना की है और महाराष्ट्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इसके बारे में क्या सोचती है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। वो भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है महाराष्ट्र में, और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। आज वहां भी प्रचार कार्य की आखिरी तारीख है, 20 नवंबर को ही वहां भी मतदान होंगे। देखते एक बार अखिलेश यादव के उस ट्वीट पर नजर डालते हैं क्या उन्होंने लिखा है, जो बटेंगे कटेंगे एक है तो सेफ है। ये जो नारे महाराष्ट्र में काफी चर्चा में हैं। इन नारों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई दूसरे नारे भी चर्चा में रहे, समाजवादी पार्टी के नारे जो इसी तर्ज पर थे। और यहाँ तक कि जो लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी उसी तर्ज पर कई नारे गढ़े थे। तो ये नारा अब बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। किस तरह से वो केवल विपक्षी गठबंधन के लोग ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के लोग ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उस नारे को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं साफ तौर पर। तो ये अखिलेश यादव की जो ये टिप्पणी है, अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, उन्होंने जो एक्स पर लिखा है कि ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच लड़ाई है। बाबा साहब का जिक्र यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बाबा को उन्होंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बाबा, यानी सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा है, जो कि उनको अक्सर बाबा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ संविधान को बनाने बचाने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले हैं। अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की है, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। एकता का उद्घोष कीजिए, जय संविधान जय पीडीए। ये बातें लिखी हैं अखिलेश यादव ने। अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। अमलेंदु जी, जिस तरह से बार बार इंडिया गठबंधन संविधान की बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, संविधान को बदलना चाहता है अपने हिसाब से, उसी का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव कि अब पीडीए यानी जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो उनका नारा है वो अब संविधान की रक्षा करेगा। तो ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि जो संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा है, वो भी इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण है महाविकास अघाड़ी के लिए। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने को घिरी हुई देख रही है। बिल्कुल समीर जी, और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें बहुत एक तरीके से कहा जाए जोरदार तरीके से तंज उन्होंने किया है। और जो बाबा और बाबा साहब के मानने वालों के बीच जो लड़ाई बताई है, ये एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहब के मानने वाले यानी जो संविधान को बचाने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो एक तरफ खड़े हुए हैं। बाबा को मानने वाले जो बटोगे तो कटोगे और एक है तो सिर्फ एक नारा देने वाले हैं, वो लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। तो उनके बीच में लड़ाई है। यानी एक तरीके से समीर जी, उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन चुका है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों पर 20 तारीख को उसमें मतदान होना है, और महाराष्ट्र में सिंगल फेस में चुनाव है, और झारखंड के दूसरे चरण का मतदान भी 20 तारीख को है। तो यानी तीनों जगह एक तरीके से कहा जाए ये संविधान जो है और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो संविधान और आरक्षण बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब आज ही प्रचार की आखिरी तारीख है और इस एक ही दिन में अब आज शाम 5 बजे तक जिन भी पार्टियों को, जिन भी गठबंधन के घटक दलों को जो कुछ भी मतदाताओं को लुभाने के लिए करना है, कहना है, करना है, वो सारी चीज़ों के लिए आज ही एक दिन बचा हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह से आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये एक है तो सेफ है, इस नारे पर उन्होंने जिस तरह से कुछ पोस्टर्स दिखाए, उनकी चर्चा हो रही है और वो इस पूरे चुनाव में काफ़ी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र के तमाम परियोजनाओं को गुजरात भेजने की और
ये आरोप लगा चुके हैं उद्धव ठाकरे भी कि किस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जरूर हैं इसके महायुति गठबंधन के सरकार के मुख्यमंत्री, लेकिन खास तौर पर वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। तो ये बड़े आरोप हैं जो कि महायुति गठबंधन पर लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। और इस बीच में प्रधानमंत्री जब 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना, आज वो ब्राज़ील पहुंचे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर तंज किया है, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस पर तंज किया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी कल अपनी कई रैलियों को छोड़कर दिल्ली वापस आ गए और आज भी उनकी कोई सभाएं वहां नहीं है, जबकि आज ही प्रचार की आखिरी तारीख है। तो ये जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं उनका चुनाव प्रचार से दूर होना ये क्या बता रहा है और इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता इसको किस रूप में देख रहे हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी को एक बार सुनते हैं, क्या कहा है उन्होंने, क्या टिप्पणी की है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए, वो बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बम ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए कि उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से बाहर है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। और उसके अलावा जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरा है, वहां की तमाम परियोजनाओं को, महाराष्ट्र को जो परियोजनाएं दी जानी है, गुजरात वो जा चुकी हैं, उनकी पूरी सूची का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी ने उस सूची को अपने जो ऑफिशियल उनका एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर ट्वीट भी किया है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। ये वही मुद्दे हैं जो लगातार वहां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उठ रहे हैं। ये वही मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में उठ रहे थे, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो।
इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और महायुति गठबंधन की जो सरकार है उसको एक वहां पर चुनाव में नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार कार्य से दूरी को रेवंत रेड्डी ने इसीलिए कहा है कि ये वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। अमलेंदु जी, किन परियोजनाओं का अगर हम लोग जो बड़ी परियोजनाएं हैं देखें तो राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी जो खास परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया कि ये महाराष्ट्र की परियोजनाएं थीं लेकिन उनको भेज दिया गया गुजरात? कई लिस्ट जो है वो राहुल गांधी ने आज दिखाई, पत्रकारों को दी हुई है वहाँ, और उसमें बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट ये महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया गया। इसी तरीके से 1.8 लाख करोड़ रुपए का टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें 6000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये भी महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपए का आईफोन प्लांट जिसमें 75,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, इसे भी महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया गया। 3000 करोड़ रुपए का ड्रग पार्क जिसमें 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, इसे भी बाहर भेज दिया गया। 1.63 लाख करोड़ रुपए का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसमें 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है, इसे भी छीन लिया गया। 7,000 करोड़ रुपए का गेल पेट्रोकेमिकल प्लांट जिसमें 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये भी दूसरे प्रदेश में भेज दिया गया। 90,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट्स जिससे 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, ये भी दूसरे राज्यों में भेजा जाए। और कहना है उनका कि इस तरह का जोड़ा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने करीब 5 लाख रोजगार छीन लिए, यही कारण है कि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, ये साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी का। तो ये जो बड़ी बात है कि तमाम वहां पर लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं महाराष्ट्र में, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिनसे तमाम युवाओं को रोजगार मिलना था, वो परियोजनाएं भेज दी गई गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का ये बड़ा मुद्दा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बना हुआ है और राहुल गांधी ही आरोप ये नहीं लगा रहे हैं बल्कि महाविकास अघाड़ी के जो तमाम घटक दल है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, उनके भी लगातार आरोप है कि ये तमाम चीजों को, महाराष्ट्र की परियोजनाओं को गुजरात भेजा जा रहा है। और यही नहीं, महाराष्ट्र की जो सरकार चल भी रही है वो गुजरात के इशारे पर चल रही है, गुजरात के लोगों के इशारे पर चल रही है और गुजरात के उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है। ये आरोप उद्धव ठाकरे भी लगा चुके हैं। और इस बीच में जो चुनाव आयोग की भूमिका है, चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है, बड़ा आदेश दिया है। अमलेंदु जी, एक बार उसका आप जिक्र करें, अगर बताएं कि क्या बड़ा फैसला है और चुनाव के समय कितना वो उसकी टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है। जो आरोप वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उस पर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। अमलेंदु जी उस फैसले की जानकारी देंगे और बताएंगे कि उसकी टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है। समीर जी, 9 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के जो फेसबुक पेज है उस पर कुछ पोस्टर जारी किए गए थे जो कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां उसमें थी, उसको लेकर शिकायत की गई थी कांग्रेस की तरफ से। उस पर एक एफआईआर भी जो थी वो दर्ज कराई गई थी और वो जो वहाँ का साइबर क्राइम थाना है रांची का, उसमें वो दर्ज हुई थी। उस पर फिर आदेश दिया गया था कि मेटा जो है उसको वहाँ से हटाए। उस पर अब चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आप इसको हटाइए। 9 नवंबर को जो जारी किया गया, 10 नवंबर को उसकी शिकायत हुई थी। चुनाव आयोग ने आज 18 नवंबर को कहा है कि आप इसको हटाइए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तब कहा जा रहा है, यानी वो 9 दिन तक जो वो पोस्ट पड़ी रही, तब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप इसको हटा लीजिए। अब तक वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जा चुकी होगी, क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी डिलीट हो जाएगी? जो मान मर्दन बीजेपी को करना था वो बीजेपी कर चुकी। तो चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी के साथ काम कर रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं विपक्षी तरफ से, उसकी एक बानगी इसमें निकल के आई है। अब चूंकि उनको फैसला लेना था, अच्छी बात तो ये है कि समीर जी कि आज ही फैसला आ गया है कि वो वापस ले लें, वरना ये भी हो सकता था कि वो 20 तारीख के बाद फैसला आता चुनाव आयोग का आदेश कि भाई उस पोस्ट को आप डाउन कर दीजिए। जी बिल्कुल, के बाद भी कर सकता है। तो इस पर चर्चा और बढ़ाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। मनोज पांडे को सुनाएंगे आपको कि क्या उन्होंने कहा है चुनाव आयोग के इस फैसले पर। लेकिन एक अभी बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी की सरकार से, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय वो पहुंच रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उस पर जो अपडेट खबर आएगी उससे हम आपको अपडेट करेंगे, जो भी खबर आएगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर है कि कैलाश गहलोत, जो माना जा रहा था
कि उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया है, ऐन चुनाव से पहले, अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली विधानसभा के, उससे ठीक पहले कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से और पार्टी से भी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और ये आरोप लगाया है केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, नेता हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा जिस तरह से कस रही है, उसी का परिणाम है कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में जाना। तो ये बड़ी खबर है और जिस तरह से ये जांच एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं और अब ये जो फैसला लिया 9 नवंबर की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। 9 नवंबर को शिकायत की गई और 17 नवंबर को उसको पता चला कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उसने आदेश जारी किया और अब उसको कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया पेजेस से उसको हटाए, उस विज्ञापन को जिस पर आपत्ति जताई गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। तो ये सब टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से ठीक पहले इसको हटाने का आदेश जारी किया है। ये चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगातार इंडिया गठबंधन के नेता, विपक्षी नेता लगा रहे हैं और अब उन नेताओं का कहना है कि ये सीधा साधा उसका जीता जागता प्रमाण है। सुनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर क्या कहा है। चुनाव कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ सामग्री डाली थी के खिलाफ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए आप लोगों की शिकायत के बाद उसको हटाने का निर्देश दिया है, साथ ही कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कैसे? देखिए, देर से ही सही, लेकिन चुनाव आयोग की नींद टूटी। उन्होंने संज्ञान लिया, उसके लिए उन्हें साधुवाद। और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेवारी अभी फिलहाल चुनाव आयोग के कंधे पर है और हम उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखते हैं। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है वो हताशा और निराशा का परिचायक है। वो देख रहे हैं कि हम चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। हेमंत सोरेन, शेर दिल सोरेन, एक आदिवासी का बेटा, शेर का बेटा, शिबू सोरेन का बेटा, उनके सामने ये लोग नतमस्तक हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि झारखंडी अवाम हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हेमंत सोरेन के साथ है। तो ये अपना जो चाल, जो एक बोल सकते हैं धूर्त किस्म के लोग, ठग किस्म के लोग, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड की जनता को। इन्होंने एडिटेड, फैब्रिकेटेड वीडियो और न्यूज डाले अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। अपने बीजेपी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर डाला इन लोगों ने। छी, शर्म करिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। असम और मध्य प्रदेश से घोटालेबाज, व्यापम घोटाले और शारदा घोटाले के घोटालेबाज आकर यहां रणनीति बनाएंगे, षड्यंत्र करेंगे। आपका कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। झारखंडी अवाम तैयार है आपसे बदला लेने के लिए, अपने नेता के अपमान का बदला लेने के लिए। अब इस तरह की चाल आप चल रहे हैं, मतलब आप कमजोर और डरे हुए लोग हैं। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, जो निर्देश दिया, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन जो दुष्प्रचार करने वाले लोग जो हैं, जो खाल ओढ़े हुए हैं भेड़िया का, हैं तो मेमने के समान, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से प्रभावित कर दें। ये झारखंड की धरती पर संभव नहीं। तो मनोज पांडे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता। किस तरह से, किस गुस्से में ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर खास तौर पर ये नाराजगी दिख रही थी। चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड में प्रभारी हैं इस चुनाव के बीजेपी की तरफ से, और शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर लगातार प्रचार करने जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में ये चुनाव आयोग के इस फैसले पर फिर भी धन्यवाद किया है। उसकी टाइमिंग को लेकर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन मणिपुर में जो कुछ चल रहा है लगातार पिछले 1 साल से तो चल ही रहा है, लेकिन इधर 3-4 दिनों से जिस तरह से वहां एक बार फिर माहौल खराब हो गया है, उसकी चर्चा भी झारखंड के इस चुनाव में जमकर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मणिपुर को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उसी राज्य से आते हैं जहां से असम के मुख्यमंत्री, असम से ही आते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से वो झारखंड में तमाम बातें कर रहे हैं, असम में क्या, असम क्या पड़ोसी राज्य है मणिपुर, वहाँ क्या हो रहा है और उस पर केंद्र सरकार की क्या उसका क्या स्टैंड है,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, कुछ एक सहयोगी दलों ने अब समर्थन भी वापस ले लिया है, लेकिन वहां की स्थिति पर केंद्र सरकार का रुख जो है वो झारखंड में भी एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पहले सुनते हैं गौरव गोगोई को क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं। उनका जो स्लोगन मेन जो It has been more than a year since the conflict in Manipur has broken out, and still the Prime Minister refuses to act decisively. There seems to be a stepmotherly attitude in the corridors of power in Delhi. They think that Manipur is a small state and the conflict is an ordinary conflict between two communities. They simply do not have an understanding of the gravity of the situation. Clearly, if the Union Home Minister, despite taking so many review meetings of the law and order situation, has failed, the current meeting, today's meeting, is not going to provide any conclusive results. We all cannot fathom why the Prime Minister refuses to take stock of the situation in Manipur and prefers to stay abroad. With this attitude, Manipur will not return to peace. And for us, that is the most important. We want peace and harmony and life to be preserved in the state of Manipur. तो मणिपुर को लेकर गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं, वो बता रहे थे और कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल फेल साबित हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर मणिपुर के मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, मणिपुर में जो हालात हैं और जिस तरह से वहाँ लगातार अशांत स्थिति बनी हुई है, एक बार फिर वो स्थितियाँ भड़क गई हैं। उस पर अब क्या बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार उस पर क्या कर रही है। अमलेंदु जी, अब चूंकि झारखंड भी पूर्वी भारत का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा वो उत्तर पूर्व के इलाकों से दूर नहीं है, निश्चित तौर पर वहाँ भी ये मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भारतीय जनता पार्टी को इस पर घेर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका एक व्यापक असर वहाँ पर दिखने वाला है। हाँ, बिल्कुल व्यापक असर होगा समीर जी, चूंकि ये बहुत ज़्यादा आदिवासी कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। उनका कि मणिपुर जल रहा है और वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आकर जो आदिवासियों की बात करते हैं, मणिपुर अभी तक क्यों नहीं जाते। और गौरव गोगोई भी सवाल कर रहे हैं कि मणिपुर क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी ने भी कई बार सवाल उठाया और कांग्रेस ने सवाल किया कि भाई जब राहुल गांधी नेता विपक्ष होकर और बिना नेता विपक्ष की हैसियत से भी वो जब मणिपुर जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक वहाँ जाने का समय क्यों नहीं मिला है। गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों वहाँ की स्थितियों को शांत नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल वहाँ उठ रहे हैं और मणिपुर एक तरीके से फिर इस समय चुनाव के बीच में चर्चा में आ गया। आपको याद होगा समीर जी कि जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था उस समय भी मणिपुर जो था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। उस समय ये भी सवाल उठे थे कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अली और बजरंगबली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों वहाँ चुनाव में व्यस्त हैं। और उसका नतीजा देखने को आया कि किस तरीके से मणिपुर का मसला बना और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। आज भी मणिपुर एक बड़ा मसला बन चुका है और इसका असर निश्चित तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर दिख सकता है, चूंकि सवाल उठ रहे हैं कि एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश घूम रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चोट की है। उन्होंने कहा है कि जो झांसी का अस्पताल है उसमें बच्चों की जान जा रही है और मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जगह प्रचार घूम रहे हैं। तो ये बड़े सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी में उठ रहे हैं और ये बड़े मुद्दे अब बनते चले जा रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जी, और इस मामले में मणिपुर को लेकर जो गृह मंत्रालय आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है, लेकिन इस समय कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मणिपुर के मसले पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसको सीधे ले चलते हैं आपको कांग्रेस मुख्यालय, जहां मणिपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। I just want to ask to the Honorable Prime Minister, are these double engine government in Manipur maintaining or ensuring the law and order, protecting the life and the properties of the people of Manipur? I just want to recall this statement of the Prime Minister Shri Modi ji. And now Manipur is also a state in the Union of India.
without Manipur state, India cannot be a unit of India. And why Honorable Prime Minister neglecting the state of Manipur, which is in the unit of India? So Manipur is becoming forgotten state of Modi's regime. By this Modi's regime, it is burning for the last 18 months. He never speaks on Manipur. So in these connections, the total failure of the law and order, this turmoil situation in the state, Honorable Prime Minister should say the present Chief Ministers of Manipur is no right to continue, as is also stated in 2017 too. So the present Chief Minister has no right to continue the administration there in the state. So now I just want to urge the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he should immediately visit Manipur, and if he has no time to visit Manipur, please give me the appointment. The leaders of Manipur, including the MLAs, ministers of the BJP, including the Congress MLAs and the political leaders. So if he is given the appointment, we can come to Delhi and meet Honorable Prime Ministers if it doesn't have the time to come to Manipur. And also, all sections of the people, not only this community who are conflicting there, all the sections of the people are suffering. And also, in the some months back, I personally visited to the PMO office and submitted a written invitations from my firm. तो मणिपुर को लेकर जो उदासी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है, गृह मंत्री अमित शाह की जो चुप्पी है, और जिस की बात हो रही है कि ये फेलियर है, उसकी चर्चा कर रहे हैं वहाँ मणिपुर के कांग्रेस के विधायक। और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्या एक छोटा सा स्टेट समझकर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो वहाँ पर घटना केवल दो समूहों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी उस पर बहुत कुछ कहती है। क्यों वो चुप बैठे हुए? और यहाँ तक कि वहाँ जो मौजूदा मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, वो भी, उनको भी वहाँ से नहीं हटाया जा रहा है, उनको भी, जबकि वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। अब ये मुद्दा जो जिस तरह से दूसरे राज्यों में जाकर बटेंगे और कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे के नारे भारतीय जनता पार्टी के दे रहे हैं, अब इसी नारे पर मणिपुर का सवाल एक बार उनके सामने फिर आ गया है। और विपक्षी गठबंधन के नेता ये पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां तो न कोई बटा है न कटा है, वहां पर किस तरह से ये इन नारों में कौन सेफ है और किस तरह से लोग सेफ रहेंगे। तो ये जो चर्चा है उसको, ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी ये मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर हावी होने जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया था। एक ये भी उस समय भी ये चुनावी मुद्दा था। अब चूंकि झारखंड में खासतौर पर इसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि झारखंड और मणिपुर की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर जो वहाँ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री आकर, उनका पड़ोसी राज्य है मणिपुर, वहाँ पर वो उस तरह की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि केंद्र सरकार के पास मणिपुर के लिए समय क्यों नहीं है और उसका कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है। अमलेंदु जी बिल्कुल, मणिपुर अब काफ़ी चर्चा में आ गया है और मणिपुर पर फिर सवाल लगातार उठ रहे हैं, और प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर, पूरी पर सवाल उठ रहे हैं। और मणिपुर एक बड़ा मसला दोनों राज्यों में भी अब समीर जी बन चुका है कि मणिपुर पर
सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और जो कांग्रेस के एक विधायक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे इस्तीफों से शांति आ सकती है तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। अब तो वहाँ दोनों समुदाय जो मैत्री कुकी दोनों जो है वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी उस मुख्यमंत्री को क्यों बचा रही है समीर जी, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार सवाल उठ रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, मणिपुर इतना जो कह लीजिए कि हॉट इशू बना हुआ है, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। वहां पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कई इलाकों में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है, आफ्स्पा लगा दिया गया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आपत्ति जता रहे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता, और ये भी कह रहे हैं कि इन स्थितियों में प्रधानमंत्री विदेश में हैं और गृह मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री आज एक उच्च स्तरीय बैठक इस मुद्दे पर कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी और केंद्र सरकार की जो कुछ कार्रवाई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां इतनी खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री को बनाए रखना, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। और आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की आज आखिरी तारीख है। प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। आज शाम को 5 बजे दोनों ही राज्यों में प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। 13 तारीख को मतदान हो चुका है पहले चरण का, 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर पहले एक ही चरण में वहां पर मतदान होंगे। इसके अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी 20 तारीख को मतदान होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। और इस बीच मणिपुर का ये मुद्दा काफ़ी गहरा गया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन केंद्र सरकार को घेर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके निशाने पर हैं। आज गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है, उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिनकी वजह से मणिपुर में हालात जस के तस ही नहीं बने हुए, बल्कि स्थितियां और ख़राब होती जा रही हैं। तो आज क्या होता है, जो भी खबर होगी उससे आपको हम अपडेट रखेंगे। अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र झारखंड की जो तमाम खबरें हैं चुनाव से संबंधित, उनके लिए बने रहिए। महाराष्ट्र से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, चुनावी चर्चा देख रहे हैं, चुनावी विश्लेषण देख रहे हैं। इन सब के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।